वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु में श्रीनाथ प्रभु केम्पेगौड़ा के 108 फीट ऊंचे कांसे के मुजस्समे की नकाबकुशाई की। वज़ीर-ए-आज़म ने बेंगलुरु में जलसायाम से खिताब करते हुए कहा कि भारत अब तेजी से दौड़ना चाहता है और इसके लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि भारत में सरमायाकारी के लिए है गैर मामूली एतमाद। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक दौरे पर बेंगलुरु में केम्पेगौड़ा बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे के टर्मिनल 2 का किया इफ्तिताह। 5,000 करोड़ रुपए की लागत से बना टर्मिनल जदीद सहूलतों से आरास्ता। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु में चेन्नई मैसूर वंदे भारत एक्सप्रेस और भारत गुरुकाशी यात्रा ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। विधान सौध में संत कवि कनकदास और महर्षि वाल्मीकि के मुजस्समों पर गुलहाए अकीदत की नजर। वाराणसी में ज्ञानवापी में शिवलिंग की हिफाजत के हुक्म को सुप्रीम कोर्ट ने आइंदा हुक्म तक बढ़ाया। हिफाजत के हुक्म की मुद्दत 12 नवंबर को हो रही है खत्म। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ आसियान भारत यादगार सरबराह इजलास और 17वें मशरक़ी एशियाई सरबराह इजलास में शामिल होने के लिए पहुंचे कंबोडिया। आसियान भारत रवाबित की 30वीं सालगिरह को आसियान भारत दोस्ती के साल के तौर पर मनाया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में सभी 68 असेंबली नशिस्तों के लिए कल होगी पोलिंग। 412 उम्मीदवारों की किस्मत का होगा फैसला। पुरअमन और आजादाना इंतखाबात को यकीनी बनाने के लिए इलेक्शन कमीशन पूरी तरह तैयार। दिल्ली में भारत अमेरिका इख्तिसादी माली शराकतदारी की हुई नवी मीटिंग। वजीर खजाना निर्मला सीतारमण और अमेरिकी वजीर खजाना जेनेट बैलन ने मीटिंग में की शिरकत। जेनेट बैलन ने नोएडा में माइक्रोसॉफ्ट इंडिया डेवलपमेंट सेंटर का किया दौरा। भारत को दुनिया की सबसे तेज उभरती हुई मईशतों में से एक बताया। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। आइए तफसील से खबरों पर नजर डाल लेते हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु में श्रीनाथ प्रभु केम्पेगौड़ा के 108 फीट ऊंचे कांसे के मुजस्समे की नकाबकुशाई की। नादा प्रभु केम्पेगौड़ा बेंगलुरु शहर के बानी के तौर पर जाने जाते हैं। वो मरासूगौड़ा की नस्ल से थे। केम्पेगौड़ा 16वीं सदी के कामयाब मुंतजमिन में से एक थे। उन्होंने 1537 में बेंगलुरु किला और शहर की बुनियाद रखी थी। वो विजयनगर सल्तनत का हिस्सा थे। उन्होंने अपनी रियासत की राजधानी यलहंका से बेंगलुरु मुंतकिल की थी। बेंगलुरु के क़याम के वक्त उन्होंने लोगों को आबी ज़खायर और दरख्तों और पौधों को खुसूसी जगह देने की तरगीब दी थी। वज़ीर-ए-आज़म ने श्रीनाथ प्रभु केम्पेगौड़ा के मुजस्समे पर गुलहाए अकीदत नजर किए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु में केम्पेगौड़ा बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे के टर्मिनल 2 का इफ्तिताह किया। टर्मिनल 2 को 5,000 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। टर्मिनल की तामीर से हवाई अड्डे पर मुसाफिरों की गुंजाइश दोगुनी हो गई है। अब यहां से हर साल 5 से 6 करोड़ मुसाफिर जा सकेंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के मॉडल का भी मुआयना किया। नौरस की थीम के साथ टर्मिनल 2 कर्नाटक के विरसे और सकाफत के साथ साथ वसीतर भारतीय अखलाकियात को भी अपने अंदर समोए हुए है। बेंगलुरु को गार्डन सिटी के नाम से जाना जाता है। टर्मिनल का ढांचा बनाते वक्त इस बात का खास ख्याल रखा गया है। यहाँ मुसाफिर 10,000 मुरब्बा मीटर से ज़्यादा सब्ज दीवारों, मौलिक बागात और मुख्तलिफ किस्म के बागात से होकर गुजरेंगे। हवाई अड्डे की खास बात यह है कि इसे US ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल की तरफ से प्लेटिनियम रेटिंग की तस्दीक की गई है।
हवाई अड्डे ने काबिल तजदीद तवानाई के 100% इस्तेमाल के साथ पायदारी के लिहाज से एक मेयार कायम किया है। इसके अलावा वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने केम्पेगौड़ा बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर मुसाफिरों को फराहम की जाने वाली सहूलियत के बारे में भी तफसील से बताया। आगे बढ़ते हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज कर्नाटक के बेंगलुरु के KSR रेलवे स्टेशन पर वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई। ये चेन्नई से बेंगलुरु होते हुए मैसूरू के दरमियान चलेगी। 500 किलोमीटर की मुसाफत पर 6 घंटा 30 मिनट में तय करेगी। दूसरी जानिब चेन्नई से बेंगलुरु के दरमियान 4:30 का वक्त लगेगा। ये मुल्क की 5वीं जबकि जनूबी भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन है। इस ट्रेन के जरिए चेन्नई का सनती मरकज और बेंगलुरु के टेक और स्टार्टअप हब और मारूफ सियाहती शहर मैसूर के दरमियान कनेक्टिविटी बढ़ने की उम्मीद है। वज़ीर आज़म ने भारत गुरु काशी यात्रा ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाई। भारत गुरु स्कीम के तहत इस ट्रेन को चलाने वाली कर्नाटक पहली रियासत है जिसमें कर्नाटक हुकूमत और वजारत रेल मिलकर कर्नाटक से अकीदतमंदों को काशी भेजने के लिए काम कर रहे हैं। अकीदतमंदों को काशी, अयोध्या और प्रयागराज जाने के लिए पुरसुकून ट्रांसपोर्ट फराहम किया जाएगा। कर्नाटक के अपने दौरे में वज़ीर आज़म सबसे पहले बेंगलुरु में वाक़े विधान सौध यानी विधानसभा पहुंचे। उन्होंने वहां संत शायर श्री कनकदास के मुजस्समे पर गुलहाए अक़ीदत पेश किए। साथ ही वज़ीर आज़म ने महर्षि वाल्मीकि के मुजस्समे पर भी गुलहाए अक़ीदत पेश किए। विधानसभा के बाहर लोगों ने वज़ीर आज़म का पुरतपा खैर मक़दम किया। हुजूम का जोशो खरोश देखकर वज़ीर आज़म ने भी उन्हें नाउम्मीद नहीं किया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी शनिचर को आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में मुतादिद प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे और संग बुनियाद रखेंगे। वज़ीर आज़म 10,500 करोड़ रुपए से ज़्यादा के प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखेंगे और उसे कौम के नाम वक्फ करेंगे। वो 6 लेन ग्रीन फील्ड रायपुर विशाखापट्टनम इक़्तिसादी राहदारी के आंध्र प्रदेश सेक्शन का संग बुनियाद रखेंगे। उसे 3,750 करोड़ रुपए से ज़्यादा की लागत से बनाया जाएगा। ये इक़्तिसादी राहदारी छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के सनती 210 से विशाखापट्टनम बंदरगाह तक पहुंचेगी और चेन्नई कोलकाता कौमी शाहराह तक तेज रफ्तार राब्ता फराहम करेगी। विशाखापट्टनम में कानोट जंक्शन से शीलानगर जंक्शन तक एक मखसूस पोर्ट रोड का संग बुनियाद भी रखेंगे। आंध्र प्रदेश में ONGC के यू फील्ड और शोर डेप वाटर ब्लॉक प्रोजेक्ट को कौम के नाम वक्फ किया जाएगा, जिसे 2,900 करोड़ रुपए से ज़्यादा की लागत से तैयार किया गया है। वज़ीर आज़म तकरीबन 450 करोड़ रुपए की लागत से तामीर होने वाले विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन की तामीर नौ का संग बुनियाद रखेंगे। ये तामीर नौ स्टेशन रोज़ाना 75,000 मुसाफिरों को खदमात फराहम करेगा और जदीद सहूलियात फराहम करके मुसाफिरों के तजुर्बे को बेहतर बनाएगा। वज़ीर आज़म विशाखापट्टनम फिशिंग हार्बर की जदीदकारी और अपग्रेडेशन का संग बुनियाद भी रखेंगे। अपग्रेडेशन और जदीदकारी के बाद इस माहीगिरी की बंदरगाह की हैंडलिंग की सलाहियत 150 टन यौमिया से तकरीबन 300 टन यौमिया तक बढ़ जाएगी। और सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने जुमे को ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में उड़िया ज़बान में AICTE इंजीनियरिंग की किताबें और तकनीकी इस्लाहात की लुग़त की रुनुमाई की। इस मौके पर मरकज़ी वज़ीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान और ओडिशा के वज़ीर आला नवीन पटनायक भी मौजूद थे। इसके अलावा सदर जमहूरिया ने मरकज़ी वज़ारत तालीम के मुख्तलिफ प्रोजेक्टों का आगाज़ किया।
सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने खंडगिरी के तपोवन स्कूल में एक प्रोग्राम में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने स्कूल के बच्चों से बातचीत की। स्कूल की टीचर सुनीता ने कहा कि सदर जमहूरिया ने बच्चों के सवालात के जवाब दिए। उन्होंने बच्चों से गुफ्तगू की, जिससे हमें और बच्चों को हौसला मिला। देखभाल करने के लिए थे हम लोग 6 शिक्षक यहाँ पर थे और बच्चों को हम लोगों ने प्रिपेयर किया था पहले से प्रोटोकॉल के हिसाब से सारे बच्चे उनसे सवाल पूछ सके, लेकिन समय के अभाव के अनुसार 2 ही बच्चे सवाल पूछ सके। लेकिन उन दोनों बच्चों के सवाल का उन्होंने इतने अच्छे तरह से जवाब दिया और उनकी तरफ से उन्होंने बच्चों के साथ इतने खुल मिलकर उन्होंने मिले और ये मेरे बच्चों को ये प्रेरणा देगा कि कैसे एक भारत के वो इतने बड़े पद पे रहने के बाद भी वो हमारे साधारण जनता के हिसाब से, एक आम नागरिक के हिसाब से वो लोग हमारे साथ इतने खुशी से वो मिले और ये हमारे बच्चों को भी और हम लोगों को भी बहुत अच्छा लगा। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू से सवाल पूछने वाले बच्चों के साथ खास बातचीत की हमारे नुमाइंदे रजनीश त्रिपाठी ने। पहली बार मैं किसी राष्ट्रपति से मिल रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, दिल से बहुत अच्छा लगा। मैं सोचा नहीं था कि ऐसे राष्ट्रपति आएंगे और हमसे मिलके जाएंगे। आज मैं उनको मैं एक सवाल किया था, पढ़ाई में बहुत थोड़ा कमजोर था, मैं उतना आगे नहीं था, तो हमको बोले वो तुम जैसे ये ट्राई करो, जैसे ऊपर अच्छे पढ़ने के लिए और ऊपर जाने के लिए और एक अच्छा इंसान बन के बड़ा लोग बन के अच्छा करो। मैंने पूछा कि आप पहले टीचर थे तो आज आप हम सब से मिलके आपको कैसा लग रहा है। उन्होंने कहा कि हम सब से मिलकर उन्हें उनकी बचपन की बातें याद आ रही हैं, वो कैसे क्लासरूम में जाके पढ़ते थे और डिफ़िकल्ट सिचुएशन में गुजरकर इस तक पहुँचे हैं, ये सब उन्होंने कहा। और सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू उड़ीसा के दौरे पर ही हैं। उनके साथ मरकजी वजीर धर्मेंद्र प्रधान भी मौजूद हैं। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि सदर जमहूरिया के ओहदे पर होने के बावजूद वो बच्चों से मिलने यहाँ आई, ये एक बड़ी बात है। पुरानी जनजाति बच्चों का स्कूल है। राष्ट्रपति जी यहाँ कई बार आई है, जब वो छात्री थी, जब वो प्रोफेशन में थी तब आई है, उनको बहुत अच्छा लगा। स्वाभाविक बच्चों की इतने बड़े व्यक्ति होने के बाद बच्चों को मिलने आए, ये बहुत बड़ी बात। वाराणसी में ज्ञानवापी में शिवलिंग के तहफ्फुज के हुक्म को सुप्रीम कोर्ट ने आइंदा हुक्म तक बढ़ा दिया है। इसकी आखिरी तारीख 12 नवंबर को खत्म हो रही है। दरख्वास्त गुजार ने मामला चीफ जस्टिस के सामने रखा था। नायब सदर जगदीप धनखड़ आज से 13 नवंबर तक आसियान भारत यादगारी चोटी कॉन्फ्रेंस और 17वें मशरक़ी एशिया चोटी कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए कंबोडिया पहुंचे। कंबोडिया आसियान के मौजूदा सरबराह के तौर पर इन सरबराही इजलास की मेज़बानी कर रहा है। इस साल आसियान भारत ताल्लुकात की 30वीं सालगिरह है और इसे आसियान भारत दोस्ती के साल के तौर पर मनाया जा रहा है। मुल्क की राजधानी दिल्ली में मुनक़िदा भारत अमरीका इक़्तिसादी मालियाती शराकत की 9वीं मीटिंग के बाद अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना जेनेट बेलन ने वज़ीर ख़ज़ाना निर्मला सीतारमण के साथ मुश्तरका मीटिंग की। अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना जेनेट बेलन ने कहा कि हमें उम्मीद है कि हमने जो बाहमी इफ़हाम व तफ़हीम कायम की है, इससे हमें अपने मुश्तरका अहदाफ को आगे बढ़ाने के लिए मौसमियाती तब्दीली जैसे अहम मौज़ूआत के अलावा बहुत से तरक्की पजीर ममालिक के कर्जों के बोझ से निमटने के लिए मिलकर काम करने में मदद मिलेगी। Work together to advance our shared goals, including mitigating the existential risk of climate change, evolving multilateral institutions, and addressing the debt burdens faced by many developing countries. Throughout the discussions, I hope we can be open, frank, and productive. We are committed to strengthening our bilateral economic relationship with India and to deepening our level of cooperation. अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि इंडो पैसिफिक फोरम में ताउन न सिर्फ हमारी मईशत की तरक्की और इस्तेहकाम को फ़रोग़ दे सकता है, बल्कि पूरे भारत बहरुल काहिल में इक़्तिसादी खुशहाली में भी मदद कर सकता है। Divergent economic pressures.
the world economy was still recovering from the COVID-19 pandemic when Russia launched its brutal, unjustified invasion of Ukraine. This generated an unwelcome shock to fuel and food prices and greatly exacerbated inflation pressures. But challenges like this help strengthen partnerships like the one that exists between the U.S. and India by demonstrating the necessity of cooperation and clear and open communication. Our strong trade, investment, and people-to-people ties make the bilateral economic and financial relationship मरकजी वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमण और अमरीकी वज़ीर ख़जाना डॉक्टर जेनेट येलेन की मुलाकात के दौरान अपने खिताब में वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारत अमरीका के साथ अपने ताल्लुकात को एक काबिल एतमाद पार्टनर के तौर पर अहमियत देता है और उनके साथ रिवायती तौर पर मजबूत दो तरफ़ा ताल्लुकात का इश्तराक करता है। Deeply values its relationship with the United States as a trusted partner. We share a traditionally strong bilateral relationship underpinned with shared values, convergence of interests on wide-ranging issues, and vibrant people-to-people contacts. Our strong ties are reinforced through significant and frequent interactions between Honorable Prime Minister of India and the President of the United States. और अमरीकी वज़ीर ख़जाना जेनेट येलेन ने आज नोएडा में माइक्रोसॉफ्ट इंडिया डेवलपमेंट सेंटर का दौरा किया। बतौर अमरीकी वज़ीर ख़जाना ये उनका भारत का पहला दौरा है। भारत दुनिया की तेज़ी से तरक्की करने वाली मईशतों में से एक है। येलेन ने कहा कि मैं भारत में आकर खुश हूँ क्योंकि भारत अपनी आज़ादी का 75वां साल मना रहा है। और नई और काबिल तजदीद तवानाई के मरकजी वज़ीर आर.के. सिंह ने आज नई दिल्ली में ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस प्लेटफॉर्म का आगाज़ किया ताकि सार्फिन को सब्ज़ तवानाई के इस्तेमाल की तरग़ीब दी जा सके। ये एक ऐसा पोर्टल है जिसके ज़रिए सार्फिन के लिए ग्रीन एनर्जी के लिए दरख्वास्त देना आसान हो जाएगा। आर.के. सिंह ने इस मौके पर कहा कि हुकूमत मुल्क में सब्ज़ तवानाई की सलाहियत को बढ़ा रही है और लोगों को सब्ज़ तवानाई तक आसान रसाई फराहम करने के लिए कई इक़दाम कर रही है। We already have a non-fossil fuel capacity of almost about 171 gigawatts. But I mean, we are going to increase that to about 450 gigawatts. And we are going to add storage. That is the future. And not only that, we are also bringing in a number of reforms to enable, to open up the market, to enable people to access green energy. This is one of the steps. Now every consumer can tell his distribution company that I want this percentage of my energy to be green. And the distribution company is obliged to provide that green energy. मरकजी वज़ीर ने कहा कि हुकूमत मुल्क में इलेक्ट्रिक गाड़ियों को फ़रोग़ देने और फॉसिल फ्यूल पर इन्हिसार कम करने के लिए पुरअज़्म है। उन्होंने कहा कि हुकूमत इलेक्ट्रिक गाड़ियों को चार्ज करने के लिए ग्रीन एनर्जी के इस्तेमाल से मुताल्लिक़ नई हिदायत लाने की तैयारी कर रही है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ट्विटर के ज़रिए मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद को उनकी सालगिरह पर ख़राज अक़ीदत पेश की। उन्होंने अपने ट्वीट पैगाम में कहा, मौलाना आज़ाद की फ़िक्री सलाहियत हमें हमेशा मुतासिर करती रहेगी। उन्होंने बहुत सी अहम शख्सियात के साथ मिलकर काम किया और हमारी तहरीक आज़ादी में सबसे आगे थे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मुजाहिदीन आज़ादी जे.पी. कृपलानी की यौम पैदाइश पर उनको ख़राज अक़ीदत पेश किया। वज़ीर आज़म ने कांग्रेस के साबिक़ सदर और समाजवादी के कदावर लीडर को ख़राज अक़ीदत पेश करते हुए ट्वीट किया, आज़ादी की जद्दोजहद में अपना ताउन पेश करने के लिए जे.पी. कृपलानी का बड़ा मुकाम है। उन्होंने रुकन पार्लियामेंट के तौर पर गहरे नक़ूश छोड़े हैं। तालीम और समाजी खदमात के तई उनका ताउन नाकाबिले फरामोश है।
बीजेपी के तर्जुमान संबित पात्रा ने शराब पॉलिसी पर आम आदमी पार्टी को हदफ तनकीद बनाया है। उन्होंने इल्जाम लगाया है कि आम आदमी पार्टी एक बेईमान और बदउनवान पार्टी है। संबित पात्रा ने कहा कि शराब घपले के सिलसिले में तह दर तह परतें खुलती जा रही हैं। जब इस घपले पर जांच शुरू की गई तो आम आदमी पार्टी ने डिजिटल सबूतों को खत्म करने के लिए 140 मोबाइल फोन बदले, जिसके लिए मनीष सिसोदिया और उनके साथी जिम्मेदार हैं। एक बहुत बड़ा घोटाला हुआ और लगभग 2631 करोड़ इसका जो नुकसान है ये स्टेट एक्सचेकर को हुआ। आपको जान के आश्चर्य होगा कि लगभग 140 मोबाइल फोन्स बदले गए। ये जो डिजिटल फुटप्रिंट्स होते हैं, डिजिटल एविडेंस होते हैं, इन डिजिटल एविडेंस को ढकने के लिए लगभग 140 मोबाइल फोन 34 लोगों ने बदला है और इसमें एक्यूज्ड नंबर 1 कोई है तो उसका नाम है मनीष सिसोदिया। संबित पात्रा ने दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल को भी हदफ तनकीद बनाया। उन्होंने कहा कि केजरीवाल की आम आदमी पार्टी बदउनवानी को खत्म करने की बात कहती थी, लेकिन सबसे बदउनवान आम आदमी पार्टी ही है। ने जब दिल्ली के कमान को संभाला था और कहा था कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेंगे, आज अगर पूरे भारतवर्ष में देखा जाए तो वही पार्टी कट्टर भ्रष्ट पार्टी के नाम से और सर्वाधिक भ्रष्टाचार करने वाली पार्टी के नाम से आगे आई है और वह अरविंद केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी है। हिमाचल की तमाम 68 असेंबली सीटों पर कल एक ही मरहले में वोट डाले जाएंगे। इलेक्शन कमीशन भी पुरअमन और मुनसिफाना इंतखाबात को यकीनी बनाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। हिमाचल में 55,92,828 वोटर नई हुकूमत का इंतखाब करेंगे। इस बार उम्मीदवारों की सियासी किस्मत की कुंजी नौजवानों के हाथ में होगी। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज वाराणसी के गंगा घाट पर कम्युनिटी जेटी का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखा। इस दौरान वजीर आला ने जलसा आम से खिताब किया। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में 15 जेटी के इफ्तिताह और संग बुनियाद से गंगा के किनारे रहने वाले ताजिरों को काफ़ी फायदा होगा। उन्होंने ये भी बताया कि वाराणसी के अलावा बलिया, गाजीपुर, चंदौली में भी जेटियां बन रही हैं। पहाड़ों पर मौसम ने करवट ली है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में आज फिर बालाई इलाकों में बर्फबारी हुई। बर्फबारी के बाइस मौसम मुकम्मल तौर पर सर्द हो गया और शदीद सर्दी में मजीद इजाफा हो गया। इसके अलावा बर्फबारी के बाद ओला का नज़ारा भी बहुत खूबसूरत हो गया। अगरचे ओली में अब तक हल्की बर्फबारी हुई है, लेकिन बर्फबारी की वजह से सयाहों में खासा जोश व खरोश है। रूसी फौज की खरसोन से पसपाई के बाद यूक्रेन ने बड़ा दावा किया है। यूक्रेन का कहना है कि यूक्रेन की अफवाज मुल्क के जुनूब में 41 दीगर बस्तियों को आज़ाद कराने के लिए आगे बढ़ रही है। यूक्रेन की फौज ने खरसोन के आसपास के इलाकों में जंग में नुमाया पेशरफ्त हासिल करने का दावा भी किया है। यूक्रेन की फौजों ने खरसोन के शुमाल में वाक़ एक बड़े शहर सिनोरियोको पर दोबारा कब्जा करने का दावा किया है। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने इस कामयाबी पर अपनी फौज का शुक्रिया अदा किया है। ज़ेलेंस्की ने कहा कि जनूबी यूक्रेन के आज़ाद कराए गए इलाकों और लोगों की वापसी के लिए उन्हें महफूज बनाने पर तवज्जो दी जाएगी। ये ऐलान रूस के जरिए अपने फौजियों को दरियाए निप्रू के मगरबी किनारे पर रूस के ज़ेर कब्जा तमाम इलाकों से इनखला का हुक्म देने के एक दिन के बाद किया गया है। रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी तशद्दुद में पहली बार खैरसून शहर के शुमाल मशरक़ी इलाकों में तशद्दुद में कमी आई है। रूस ने खैरसून शहर के शुमाल मशरक़ में वाक़ई इलाकों में भारी नुकसान पहुंचाया, लेकिन सर्दियों के आगाज़ के साथ ही इलाके में तशद्दुद के वाक़यात में नुमाया कमी आई है। खैरसून का इलाका यूक्रेन के इन 4 सूबों में से एक है जिन पर रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने गैर कानूनी तौर पर कब्जा किया था और बाद में वहां रूसी मार्शल लॉ नाफिज कर दिया था।
और खेल की खबरों में 6 बार के एशियन मेडलिस्ट शिवा थापा ने अपनी शानदार कारकर्दगी को जारी रखते हुए 2022 एशियन एलीट बॉक्सिंग चैंपियनशिप के फाइनल तक रसाई हासिल कर ली है। 63.5 किलोग्राम के फाइनल में शिवा का मुकाबला ताजिकिस्तान के बकदूर उस्मानोव से था। उस्मानोव 2019 के एशियन चैंपियन हैं। एक सख्त मुकाबले में शिवा ने अपने तजुर्बे का फायदा उठाते हुए 4-1 से जीत दर्ज की। इससे कबल शिवा ने 2021 एशियन चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में भी उस्मानोव को शिकस्त दी थी। शिवा अब हफ्ते को होने वाले फाइनल में उज्बेकिस्तान के अब्दुल रऊफ रसलान का मुकाबला करेंगे। इससे कबल थाईलैंड ओपन में चैंपियन बनने वाले सुमित और गोविंद कुमार साहनी को सेमीफाइनल में शिकस्त मिली। दोनों को कांसे के तमगे पर इक्तफा करना पड़ा। 48 किलोग्राम के सेमीफाइनल में गोविंद को कजाकिस्तान के बॉक्सर ने शिकस्त दी। दूसरी जानिब सुमित को 75 किलोग्राम के सेमीफाइनल में मौजूदा एशियन चैंपियन उज्बेकिस्तान के जफरोफ सैयद जमशेद के खिलाफ शिकस्त का मुंह देखना पड़ा। 2020 टोक्यो ओलंपिक्स में कांसे का तमगा जीतने वाली लवलीना बोरगोहेन 75 किलोग्राम और 2022 की आलमी चैंपियनशिप में कांसे का तमगा जीतने वाली प्रवीण 63 किलोग्राम समेत 5 भारतीय खवातीन बॉक्सर यूनान के ओमान शहर में आज 2022 ASBC एशियन एलीट बॉक्सिंग चैंपियनशिप के फाइनल में सोने के तमगे के लिए मुकाबला करेंगी। इस फाइनल मैच में 81 किलोग्राम जुमरे में हिस्सा लेने वाली दीगर खवातीन बॉक्सर्स में उल्फिया पठान, स्वीटी और 52 किलोग्राम जुमरे में मीनाक्षी शामिल होंगी। तो नाज़रीन, खबरनामे में फिलहाल इतना ही। इजाजत दें। आदाब।